हेलो एंड गुड इवनिंग। ठीक है, 8 बज चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट। कल हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने रेशियो के रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। ठीक है, आज हम उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, साथ में डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन के बेस के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो जो स्टूडेंट नए हैं उनको बताना चाहूँगा कि ये जो है एग्ज़ाम प्रेप पे हम डेली आपको 8 बजे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हम गाइडेंस दे रहे हैं, उनको हम पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं दोस्तों, स्पीड मैथ्स, सिंपल इक्वेशन और भी कुछ ट्रिक्स बताए हैं जो अदर टॉपिक से रिलेटेड है। तो अभी जो है कल हमने डिस्कस किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट पार्ट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, अगर आपको इस चैनल पर कुछ नया नॉलेज मिल रहा है, नया सीखने मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बहुत सारी ट्रिक्स कल तो हमने देख ली थी। ठीक है, आज हम और भी कुछ क्वेश्चंस और ट्रिक समझते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं दोस्तों। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है देखो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है a/3 दैट इज इक्वल टू b/4 दैट इज इक्वल टू 5 सॉरी दैट इज इक्वल टू c/5। ये हमारे पास दिया हुआ है इंफॉर्मेशन एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो अमंग a b c। इसको ट्राई कर लो, मैं आपको दे रहा हूँ 5 से 10 सेकेंड का समय। 5 से 10 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। जो भी मेथड आप अप्लाई करना चाहते हो कर लो और इसका आंसर मुझे बताओ दोस्तों, व्हाट वुड बी द रेशियो अमंग ए बी सी। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, उसके बाद भी समझेंगे कि और क्या शॉर्टकट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो ट्राई करो दोस्तों। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का आंसर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो बेसिक डिस्कस करते हैं जो हमने कल भी समझा था, इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। पहले ये दो नंबर्स को या फिर ये पार्ट को चेक कर लो क्या मिल रहा है मुझे। यहाँ पे दिया है a/3 दैट इज इक्वल टू b/4। इफ़ आई सिंप्लीफाई फर्दर कैन आई राइट इट एज a/b। b को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, यहाँ से वो मल्टीप्लीकेशन था वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो एंड यहाँ पे 3 को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, so I am getting a/b that is equal to 3/4. Similarly, if I solve this part of question, यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, b/4 that is equal to c/5. So b/c क्या होगा दोस्तों, 4/5। और इतना मिलने के बाद कैन आई फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इजीली? यस ऑफ कोर्स। सो अगर a का वैल्यू 3 है तो b का वैल्यू क्या होना चाहिए दोस्तों, 4, और b का वैल्यू 4 है तो c का वैल्यू क्या होना चाहिए, 5। सो इट मीन्स रेशियो अमंग a b c क्या हो जाएगा, a का वैल्यू अगर 3 है तो b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4, एंड b का वैल्यू अगर 4 है तो c का वैल्यू क्या होना चाहिए, 5। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 3:4:5। ये क्लियर हो रहा है? ये है बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, a/3 दैट इज इक्वल टू b/4 दैट इज इक्वल टू c/5। सो ऐसे केस में दोस्तों क्या करना है, आप चुटकी में 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। और रेशियो का वैल्यू क्या होता है, विच इज़ नथिंग बट 3, 4 एंड 5। क्या ऐसे सेम नंबर्स मिल रहा है, सो इन दैट केस यू कैन सिंपली टेक इनवर्स ऑफ दीज नंबर्स। अगर दिया हुआ है a/3 दैट इज इक्वल टू b/4, सो a एंड b का वैल्यू क्या होना चाहिए, a का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू ए 1 इंटू बी, ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो इट मीन्स व्हाट, इसका इन्वर्स लिखना है। सो यहाँ पर ये नंबर क्या है, 1/3 बोल सकता हूँ मैं। सो 1/3 का इन्वर्स क्या होगा, दैट इज 3/1 दैट इज नथिंग बट 3। 1/4 4 होगा, 1/5 5, या फिर अगर यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया आगे तो इन दैट केस डायरेक्टली यू कैन से a का वैल्यू होगा 3, b का वैल्यू होगा 4 और c का वैल्यू होगा 5। सो एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको दिखता है तो सिंपली उसका इन्वर्स लिखो, या फिर अगर यहाँ पर अगर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तब तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 3, 4 एंड 5 होना चाहिए ए बी सी का वैल्यू। क्लियर हो रहा है ये? ठीक है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, बट आपको एग्जाम में अपना टाइम सेव करना है। तो इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली से ए का वैल्यू होगा 3, बी का वैल्यू होगा 4 और सी का वैल्यू होगा 5। ठीक है, सो जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसका साथ में नोट्स बनाते जाओ, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर रिफरिंग दोज नोट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, सो ये नोट डाउन कर लो। इसके ऊपर जो है एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, देखो दोस्तों उसको ट्राई कर लेना। ठीक है, 5 सेकंड में मुझे 5 से 10 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड के ऊपर तो किसी को समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, सो उसको ट्राई कर लेना और मुझे आंसर बताओ चैट में। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, ट्राई कर लो दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसा है दैट इज a/3 दैट इज इक्वल टू b/4 दैट इज इक्वल टू c/5, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, सॉरी c/7 दिया है क्वेश्चन में, b/4 एंड c/7 दिया हुआ है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, a + b + c डिवाइड बाई c। तो अभी हमने जस्ट समझा है कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन तो क्या है, a का वैल्यू अगर 3 है तो b का वैल्यू होना चाहिए 4 और c का वैल्यू होना चाहिए 7। सिंपली इसमें पुट कर लो, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन जस्ट 2 to 3 सेकंड्स में होना चाहिए। इसका बस एडिशन कर रहे हैं, b c क्या होना चाहिए, 7 + 3 7 + 3 10 10 + 4 इट मीन्स 14 14/7 क्या होना चाहिए, आंसर 2। मैं इसको डिटेल में लिख देता हूँ, a b + c अपॉन c, a b c का वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ पे दोस्तों, डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, तो आंसर क्या मिल रहा है मुझे, 2। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 2। सो स्टाफ सिलेक्शन में IBPS के एग्जाम में बहुत बार ये टाइप का क्वेश्चन आपने प्री एग्जाम में देखा होगा, तो आपको ये चीज़ अगर पता है तो आप अपना टाइम भी सेव कर पाओगे और आंसर तुरंत निकाल पाओगे, ठीक है। सो आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का 2 होना चाहिए आंसर। सबका आंसर राइट आ रहा है, यस ठीक है, सबका आंसर आ रहा है, बहुत सही लग रहा है, सबको समझ में आ रहा है तो ठीक है। अगर आपको कुछ नया सीखने मिल रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी और आ रहा है, देखो आपके स्क्रीन पर, ठीक है, उसको भी ट्राई कर लेना। कल हमने रेशो का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी जो है 5 to 10 सेकेंड्स में होना चाहिए। क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, उसको ट्राई कर लेना दोस्तों अभी, यस ट्राई कर लो इसे। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्राइस ऑफ स्कूटर एंड अ टीवी इन द रेशो ऑफ 7:5। ओके, सो यहाँ पर जो है स्कूटर और टीवी दो चीज़ें हैं, एंड रेशो इज गिवन, प्राइस ऑफ स्कूटर एंड टीवी दैट रेशो इज 7:5। दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन, रेशो इज गिवन विच इज 7:5। If scooter cost is 8,000 more than TV set, स्कूटर का कॉस्ट 8,000 ज़्यादा है, ठीक है, then the price of TV set, तो टीवी का हमें फाइंड आउट करना है प्राइस क्या है, ठीक है। स्कूटर एंड टीवी दिए, यस कुछ स्टूडेंट ने आंसर शायद देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, बहुत सही। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी करने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, 5 से 10 सेकंड का समय, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्या आंसर, ऑप्शन हमारे पास क्या है, 20,000 20,000। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव विच इज़ 24,000। थर्ड ऑप्शन वी हैव विच इज़ 28,000 एंड लास्ट ऑप्शन इज़ 32,000। मैं चाहता हूँ कि एग्जाम प्रेप से जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है उसे हर एक चीज़ समझ में आ जाए जो भी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं धीरे धीरे जाऊँ सो दैट सारे स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो इक्वेशन बना के भी इसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है, यहाँ पे क्या दिया, स्कूटर का कॉस्ट कितना ज़्यादा है, 2,000 ज़्यादा है, सॉरी 8,000 ज़्यादा है, 8,000 ज़्यादा है, ठीक है। सो स्कूटर का कॉस्ट 8,000 ज़्यादा है। रेशो में डिफरेंस कितना दिख रहा है दोस्तों, दिस इज 7 एंड दिस इज 5, सो रेशो में डिफरेंस इज व्हाट, 2। इन रेशो डिफरेंस इज 2, एक्चुअल डिफरेंस इज कितना है, एक्चुअल डिफरेंस इज 8,000। क्लियर हो रहा है ये। सो अगर 2 मीन्स 8,000 है तो फिर हमें फाइंड आउट क्या करना है, टीवी का वैल्यू, इट मीन्स 5 का वैल्यू, ठीक है। सो 2 मीन्स 8,000, सो 5 मीन्स क्या होना चाहिए दोस्तों, कैन यू फाइंड ईजीली, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करके फाइंड आउट कर सकते हो। अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर लो और क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, या फिर ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, या फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8,000 है। सो 2 को मैं 4,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब मुझे 8,000 मिल रहा है। सो 5 को भी 4,000 से मल्टीप्लाई कर लो। सो 5 को 4,000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, क्लियरली 20,000। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20,000। सो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए आपको 5 से 10 सेकंड का समय लगना चाहिए। यस, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जब प्रैक्टिस करोगे आपके ऐसे क्वेश्चंस 5 से 10 सेकंड में ज़रूर सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। कुछ डाउट है तो आप अभी मुझे पूछ सकते हो चैट में। अब तक जो सीखा है, कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, सेम टॉपिक, उसका पार्ट 1, उसमें भी कुछ डाउट है, आप मुझे वो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अभी प्रपोर्शन की। रेशो से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अब तक सीखे हैं।
प्रपोर्शन के बारे में भी जानते हैं अभी, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज है गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड, कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स है, आप हमें वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियो बनना चाहिए, तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, प्रपोर्शन की बात करते हैं। देखो ये जो साइन है इसको रेशो कहते हैं, रेशो का साइन, एंड ये जो साइन है दोस्तों इसको प्रपोर्शन का साइन कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, हियर आई कैन से A इज टू B या फिर A रेशो B प्रपोर्शन टू C इज टू D या फिर C रेशो D। इसका मतलब क्या होता है, जो भी रिलेशन A एंड B में है सेम रिलेशन हमें C एंड D में मिलेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो A बाई B दैट इज इक्वल टू C बाई D। यहाँ पे जो भी रेशो मिलेगा मुझे वही रेशो मुझे मिलेगा C इज टू D। ठीक है, सो हियर वी हैव 4 टर्म, एंड यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब प्रपोर्शन का मतलब क्या है, A इज टू B में जो है रिलेशन, सेम रिलेशन वी आर गेटिंग बिटवीन C एंड D। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रपोर्शन, दिस इज कॉल्ड सेकंड प्रपोर्शन, दिस इज कॉल्ड थर्ड प्रपोर्शन एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, सो जब भी कभी ऐसा इंफॉर्मेशन होगा, फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, तो इस केस में हमें कुछ ऐसा रिलेशन होता है इसमें ABCD में, और वो 4 जो टर्म्स है या फिर 4 जो नंबर्स है उसमें रिलेशन होना चाहिए ये। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसे एक बार ट्राई कर लो अभी। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, प्रपोर्शन से रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और चलो ये ट्राई कर लो। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, द फोर्थ प्रपोर्शन टू 5, 8, 15 इज। ठीक है, हमारे पास नंबर क्या है यहाँ पे 5, 8, 15। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फोर्थ प्रपोर्शन। एज वी हैव अर्लियर डिस्कस, दिस इज फर्स्ट प्रपोर्शन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। सो यहाँ पर हमें रिलेशन पता है, इट मीन्स ऐसे कुछ हमारे पास दिया हुआ है 5:8, 15:, दिस इज क्वेश्चन मार्क। फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो रिलेशन वी ऑलरेडी नो, दैट इज 5/8 वी कैन राइट, एंड हियर आई कैन से 15 अपॉन दिस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर नंबर को फिर से ऑब्जर्व करना है बस। 5 है, यहाँ पे 15 है, 5 3 15, सो 8 का 3 टाइम्स कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। ये क्लियर हो रहा है, कुछ कन्फ्यूजन होगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट सेम आंसर 24, बट आई डू नॉट वांट कि आप यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करो, बस यहाँ पे नंबर्स को ऑब्जर्व करो। दिस इज 5 एंड दिस इज 15, 5 का 3 टाइम्स 15, 8 का 3 टाइम्स क्या होगा 24। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट 24। ठीक है, सो यहाँ पर अगर 4 टर्म्स है और अगर ऐसे कुछ पूछा है फोर्थ प्रपोर्शन, सो दिस हाउ वी कैन सॉल्व। ठीक है, अगर 3 टर्म है मेरे पास, लेट्स से A B, let's say A B and C. If it is given these 3 numbers or these 3 terms are in proportion, ठीक है, अगर ये 3 नंबर्स मेरे प्रोपोर्शन में है तो क्या होना चाहिए आंसर, देखो दोस्तों। तो इस केस में क्या होता है, रिलेशन A बाई B, इन दोनों में जो रिलेशन है सेम रिलेशन मुझे इन दोनों में मिलना चाहिए। सो इट मीन्स B बाई C, उनको इस तरीके से लिखना है। तो इन सच केसेस जहाँ पर 3 टर्म होता है प्रोपोर्शन में, वहाँ पर रिलेशन क्या होता है दोस्तों, B² दैट इज इक्वल टू AC। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन या फिर IBPS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए इतना इन्फॉर्मेशन इनफ है प्रोपोर्शन से रिलेटेड। और कुछ क्वेश्चंस है डिफरेंट वैरायटीज़ का, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट इस पार्ट से रिलेटेड आपको इतना इन्फॉर्मेशन ज़रूर होना चाहिए। अगर 4 टर्म्स है तो उनमें रिलेशन क्या होगा दोस्तों, A बाई B दैट इज इक्वल टू C बाई D, एंड इफ वी हैव 3 टर्म्स देन रिलेशन क्या होगा, B² दैट इज इक्वल टू AC। ठीक है, सो इसको एक बार नोट कर लीजिए, ये इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पहले नोट कर लीजिए इसे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन देखो आ रहा है आपके स्क्रीन पर, यस क्वेश्चन आ चुका है, उसको ट्राई कर लेना। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है, सॉल्व कर लो। यहाँ पर थर्ड प्रपोर्शन, इट मीन्स दिस इज फर्स्ट प्रपोर्शन, दिस इज सेकंड प्रपोर्शन, दिस इज थर्ड प्रपोर्शन। सो ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो दोस्तों क्या मिल रहा है इसका आंसर, चलो डिस्कस करते हैं इसे। चलो
यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, थर्ड प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है। हमारे पास नंबर क्या है दोस्तों, ए बी सी। इसके लिए हमारे पास नंबर क्या है दोस्तों, दैट इज ओके, दैट इज 0.36, 0.48 और हमें फाइंड आउट करना है सी का वैल्यू। एज वी हैव डिस्कस, इफ देर आर 3 नंबर्स एंड 3 नंबर्स आर इन यू कैन से प्रपोर्शन, फिर क्या होता है रिलेशन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी। सो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो, बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने की ज़रूरत है नहीं, बस इसको ऐसे भी लिख लो डिटेल में, बिकॉज अगर नंबर कैंसिल होता है तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पे 0.48, 0.48, बी स्क्वायर 2 बार लिया मैंने, ए का वैल्यू है 0.36 एंड सी इंटू सी। अभी आगे सिंप्लीफाई करते हैं। हियर वी हैव 0.36, 36 एंड 48 कैंसिल हो सकता है क्या, येस, 12 3 36, 12 4 48, ये क्लियर हो रहा है। आगे कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 3 से ये नंबर कैंसिल हो सकता है क्या, हो सकता है, येस ऑफकोर्स। 48 को 3 से डिवाइड होगा, सो 3 1 एंड 16 3, ठीक है। इस कैलकुलेशन में किसी को कुछ डाउट है, यस अगर कुछ डाउट है तो आप आराम से लिख सकते हो 0.48, 0.48, 0.36 को यहाँ पे लिख सकते हो और कैंसिल कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली ऐसे नंबर्स को कैंसिल करना है आपको। तो फाइनली सी का वैल्यू क्या मिल रहा है, 16 इंटू 4 विच इज 64, सो 0.64 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 0.64 इट मीन्स, ठीक है, सो इट मीन्स क्या होना चाहिए आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है ये। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली स्टाफ सिलेक्शन एंड रेलवेज में पूछे जाते हैं। तो आपको इतना अगर पता है तो ये क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आपको लाइक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लो, मुझे चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, या फिर वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें जो भी क्वेरीज लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नोट डाउन कर लो इसे, ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है प्रपोर्शन का और एक प्रॉपर्टी देखते हैं जहाँ पर नंबर डायरेक्टली प्रपोर्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात होती है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। लेट्स से आई हैव 2 नंबर्स, ठीक है। इफ a इक्वल्स टू 9, b equals to 36, if a equals to 5, b equals to 20, if a equals to 13, b equals to 52। सो इसमें कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या आपको दोस्तों, यस मिल रहा है, ठीक है। हियर आई कैन से 9, if a's value is 9, b's value is 36, it means what b's value is what 4 times that of a's value। if a's value is 5, b's value is 20, यहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसे ही मिल रहा है। सो इट मीन्स वॉट, दीज 2 नंबर्स आर वॉट इन प्रपोर्शन, ये 2 नंबर्स प्रपोर्शन में है। सो प्रपोर्शन यहाँ पर क्या है, मैं कह सकता हूँ ए एंड बी आर वॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है दोस्तों, दिस इज प्रोपोर्शनल का साइन। इट मीन्स ए का वैल्यू जैसे चेंज होगा वैसे ही बी का वैल्यू चेंज हो जाएगा डायरेक्टली। और आई कैन से ए वेरीज विद बी, और आई कैन से बी वेरीज विद ए। आप ऐसे उल्टे भी नंबर लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर कैसे लिखना होता है, इफ़ इट इज़ गिवन ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो मैं उस चीज़ को इस तरीके से लिखूंगा, या फिर अगर क्वेश्चन में दिया होगा ए वेरीज विथ बी तो भी मैं उसको इस तरीके से लिखूंगा। एंड इफ़ आई कन्वर्ट दिस प्रोपोर्शनल साइन इनटू इक्वल साइन, तो क्या करना होता है, ए इक्वल्स टू के इंटू बी। ये स्कूल में हमने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसे देखो, और अगर मैं आगे अगर एक नंबर पूछता, लेट से इफ़ ए इक्वल्स टू 60, यहाँ पर तो अभी हमें आंसर तो पता है, लेकिन कैसे सॉल्व करना होता है दोस्तों। देखो ए का वैल्यू अगर 9 है तो k इज़ नथिंग बट कांस्टेंट, b का वैल्यू कितना है 36, तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या हो जाएगा 9/36, इट मीन्स k इक्वल्स टू 1/4। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है दोस्तों, देखो क्वेश्चन में दिया होता है a वेरीज विद b और इट कैन बी गिवन a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। फिर हमें दिया होता है क्वेश्चन में a का वैल्यू 9 है तब b का वैल्यू 36 है, तो a का वैल्यू अगर 60 है तो b का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। तो a इक्वल्स टू के बी लिखना है, मतलब k इज़ नथिंग बट कांस्टेंट इनटू b। ये मैंने लिख लिया, k का वैल्यू मिल गया। एक बार आपको k का वैल्यू मिल गया तो आपको फिर से पुट करना होता है इसमें और इसका आंसर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो a का वैल्यू अभी मुझे क्या दिया हुआ है 60, k का वैल्यू क्या है 1/4, तो b का वैल्यू क्या मिलेगा दोस्तों 60 इंटू 4 विच इज़ 240। तो वही हमें आंसर मिलने वाला है।
ठीक है। सो इस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो एग्जाम में हमें क्या दिया होता है उसको उस पर ध्यान देते हैं। एग्जाम में हमें ये दिया होता है ए एंड बी का वैल्यू दिया होता है और दिया होता है बस कि ए जो है प्रोपोर्शनल है बी से, ठीक है। तो हमें फिर दिया होता है ए का वैल्यू अगर 60 है तो बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिया होता दोस्तों तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब कुछ ऐसा होता है दोस्तों, इफ इट इज गिवन ए वेरीज इन्वर्सली विद बी और ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो उसको बस ऐसे लिखना है, इन्वर्स बी का इन्वर्स लिखना है, ठीक है। तो इसको आप उस केस में क्या करोगे, इस तरीके से लिखोगे। इफ़ आई कन्वर्ट दिस प्रोपोर्शनल साइन इनटू इक्वल साइन, आपको इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, आपको बस ये ध्यान में रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है तो ऐसे कुछ लिखना है हमें दो टर्म्स को। इफ़ इट इज़ गिवन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो उसको इस तरीके से हमें लिखना है और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो इसके बेस पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो है मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और स्टाफ सिलेक्शन का दैट इज़ वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, न जाने कितने बार वो पूछा गया है, ठीक है। सो पहले तो ये समझ लो, अभी इसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ रहा है उसे एक बार ट्राई कर लो। उसके बाद हम वो बेस्ट जो क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में डिस्कस किया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आया उसको पहले अभी ट्राई कर लो। बेसिक क्वेश्चन है, चलो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। इट इज़ गिवन एक्स वेरीज इन्वर्सली, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स वेरीज इन्वर्सली, इन्वर्सली एच स्क्वायर ऑफ वाई, एच स्क्वायर ऑफ वाई। सो ऐसे कुछ मैंने लिखा, क्या दिया है क्वेश्चन में, एक्स वेरीज इन्वर्सली एच स्क्वायर ऑफ वाई, ठीक है। बाद में गिवन क्या है दोस्तों, देखो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, गिवन दैट y इक्वल्स टू 2, अगर y का वैल्यू 2 है, ओके, देन y इक्वल्स टू 2 फॉर x इक्वल्स टू 1, तो x का वैल्यू होता है 1, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, ठीक है। देन क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ x फॉर y इक्वल्स टू 6, तो y का वैल्यू अगर 6 है तो x का वैल्यू क्या है। तो हमने जैसे कहा कि इस तरीके से ये आपको स्टाफ सिलेक्शन में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, IBPS में भी ये टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। सो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अभी इसको कैसे करना है दोस्तों, ठीक है। अभी जस्ट हमने देखा है कि हमें इस तरीके से लिखना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, x इक्वल्स टू k अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। बस वैल्यूज़ को पुट कर लो और इसका पहले k का कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। वंस यू गेट कांस्टेंट का वैल्यू हमें इसका आंसर इजीली मिल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं x का वैल्यू क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 k अपॉन वाई स्क्वायर, y का वैल्यू 2 है, इट मीन्स 2 का स्क्वायर मुझे लिखना है, इट मीन्स 4। सो k का वैल्यू क्या मिल रहा है दोस्तों, 4। इस स्टेप में कुछ डाउट है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो k का वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे दोस्तों, 4 मिल रहा है, ठीक है। सो k का वैल्यू 4 मिल गया तो अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है हमारा, ठीक है। सो मैं अभी ये जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन उसका आंसर निकालता हूँ। x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, k का वैल्यू हमें पता है 4 है, वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 36। सो इट मीन्स x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1/9। सो आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, दैट इज़ 1/9। इट मीन्स क्या होना चाहिए आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ डाउट है यहाँ पे, यस, अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें किसी को कुछ डाउट है कहीं पे, ठीक है। तो अभी जो है आगे का क्वेश्चन है, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसको आप स्टार मार्क कर लो, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स में MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये जो क्वेश्चन है बहुत जगह पे कॉमन दिखता है और अच्छे अच्छे बुक्स में भी ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो हो गया है अभी, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यस, क्वेश्चन आपके अभी स्क्रीन पे आ जाएगा, देख लो एक बार। यस, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ट्राई कर लो इसे
समझ लो, अच्छे से समझ लो क्वेश्चन को और फिर आंसर फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। यस, ट्राई कर लो सब सारे स्टूडेंट्स, चलो ट्राई करो सब लोग। यस, सो थोड़ा समय लो, कोई बात नहीं, लेकिन करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। अच्छे से रीड कर लो, समझ लो इस क्वेश्चन को और फिर आंसर बताना है। यस, आंसर आ रहा है क्या किसी का? देख लो क्या हो सकता है आंसर इसका। चलो ठीक है, ये स्टाफ सिलेक्शन का एक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है जो अभी डिस्कस करते हैं। इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन अ प्रीशियस स्टोन, ठीक है, वर्थ रुपीज़ 6800, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टोन है जिसकी कीमत है 6800, इज एक्सीडेंटली ब्रोकन, ओके सॉरी, एक्सीडेंटली ड्रॉप एंड ब्रेक इनटू 3 पीसेस, ठीक है। 3 पार्ट में ब्रेक हुआ है, लेट्स से ऐसे 3 कुछ पार्ट है, ए बी एंड सी, 3 पार्ट में ब्रेक हुआ है। एक कोई तो प्रीशियस स्टोन था दैट हैज़ बीन ब्रोकन इनटू 3 पीसेस और 3 पार्ट्स, ओके, एंड इट इज़ गिवन द वेट ऑफ 3 पीसेस आर इन अ रेशो दैट इज़ 5:7:8। ब्रेक होने के बाद वो इस रेशो में कुछ ब्रेक हुआ है, ठीक है। मतलब पहला पार्ट का वेट, अगर यहाँ पे वेट है ना ये, बिकॉज 3 पार्ट में ब्रेक हुआ है, तो इस पार्ट का अगर वेट मैं मानता हूँ 5x, तो इसका होना चाहिए 7x एंड इसका होना चाहिए 8x। सो स्टार्टिंग में कितना था मतलब वेट, क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसे कुछ 7 + 8 15 + 5, मतलब स्टार्टिंग में उसका वेट 20x था, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत धीरे जा रहा हूँ मैं, आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार्ट मार्क कर लो, ठीक है। सो वेट जो है 5x 7x एंड 8x ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया ब्रेक होने के बाद, इट मीन्स पहले वेट था 20x। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। द वैल्यू ऑफ स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ओके। वैल्यू ऑफ स्टोन, ठीक है, इस चीज़ को समझ लो अभी, ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है। क्या दिया है वैल्यू के बारे में? वैल्यू ऑफ स्टोन इज प्रोपोर्शनल, जब भी यहाँ पे कोई डायरेक्टली या फिर इनवर्सली दिया नहीं है, सो अगर कुछ दिया नहीं है तो उस केस में आपको डायरेक्टली अज्यूम करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऐसा अज्यूम करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया नहीं है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इस केस में आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अज्यूम करना है, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ स्टोन इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। सो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वैल्यू ऑफ स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, यस, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया है, वैल्यू ऑफ स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ये इन्फॉर्मेशन है, यस। तो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, देन तो हमें क्या फाइंड आउट क्या करना है, लॉस कितना हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो समझते हैं कैसे करना है। सो कैन आई राइट v, वैल्यू को मैंने v लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू k इंटू WT², वेट का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। वैल्यू दैट इज इक्वल टू k इंटू वेट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है या फिर ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये देखता हूँ ये पार्ट का वेट कितना है 5x, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए दोस्तों, k लिखा मैंने। यहाँ पे अगर मैं इसका वैल्यू देख रहा हूँ क्या होगा, तो मैं लिख रहा हूँ 5x², तो इसको मैं कहना है राइट 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। सो यहाँ पर कहना है राइट 25x² के, ये इसका वैल्यू होना चाहिए 25x² के। ये क्लियर हो रहा है दोस्तों, 25x² के होना चाहिए इसका वैल्यू। $25x² होना चाहिए इसका वैल्यू, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे, 25x² मिला। सिमिलरली इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, अभी k इंटू वेट का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 49x² के। यहाँ पर अभी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 49x² के। एग्ज़ाम में हमें ये लिखने की भी ज़रूरत है नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप डायरेक्टली ये सारे वैल्यूज़ लिख सकते हो। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे
अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पर क्या दिया था, वैल्यू जो है वो वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, तो इसके लिए v इक्वल्स टू k इज़ नथिंग बट कांस्टेंट दैट इज़ w का स्क्वायर और आई कैन से वेट का स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या मिला 25x स्क्वायर, सिमिलरली इसका क्या होगा 49x स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 64x स्क्वायर के, क्लियर हो रहा है ये। तो स्टार्टिंग में वैल्यू क्या था दोस्तों, फिर आप मुझे बता सकते हो क्या, यहाँ पे 20 था पहले वेट, तो अभी क्या स्टार्टिंग में उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए 400x स्क्वायर के, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि ये तीनों का टोटल मुझे 400x स्क्वायर के चाहिए, ठीक है। जो पीस था वो ब्रेक हो गया ना दोस्तों, तो उसका वैल्यू जो है वो कम हुआ है, उसकी वजह से, इसकी वजह से हमें क्वेश्चन में भी वही फाइंड आउट करना है कि लॉस कितना हुआ है। और एक चीज़ क्या बताई थी, वैल्यू के किस पे डिपेंड है कि वेट क्या है उसके स्क्वायर जो है उसके प्रोपोर्शन में चेंज होने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये अभी ब्रेक हो गया, इसका वेट जितना था इन तीनों का ऐड करने के बाद उतना ही उसका वैल्यू होना चाहिए। वैल्यू में डेफिनेटली कुछ लॉस हो रहा है ब्रेक होने की वजह से, तो वही हमें एग्जाम में या फिर इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये तो हमें बेसिक पता चल गया कि वैल्यू जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कुछ। तो अभी उसका वैल्यू क्या है दोस्तों, स्टोन का वैल्यू होना चाहिए तीनों का सम। पहले वैल्यू क्या था ये 400x स्क्वायर, अभी क्या हुआ है, पहले पीस का वैल्यू ये है, सेकंड पीस का वैल्यू ये है और थर्ड पीस का वैल्यू ये है। तो अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ दोस्तों, सो 25 + 49, यहाँ पर आपको एडिशन, ये सारी एडिशन मेंटली करनी है विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर करना है दोस्तों, ठीक है। पेन एंड पेपर यूज़ भी कर सकते हो, बट आई डो नॉट वांट यू टू यूज़ की पेन एंड पेपर एंड इसका एडिशन फाइंड आउट करो। सो ये मेंटली कर लो, 25 + 49 कितना होना चाहिए 29, 50 + 25 होता तो कितना होता 75, यहाँ पे क्या होना चाहिए 74 होना चाहिए, कम है यहाँ पे। सो ये दोनों का एडिशन कितना हो गया 74, 74 + 64 करना है, 74 + 4 कितना होगा 78, 78 + 60 इट मीन्स दैट इज़ 138x स्क्वायर के हो रहा है। सो पहले वैल्यू था ये 400x स्क्वायर के, नाउ द वैल्यू इज़ व्हाट 138x स्क्वायर के। सो इट मीन्स दोनों लॉस कितना होगा दोस्तों 400x स्क्वायर के माइनस 138x स्क्वायर के। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट दिस 138, 400 में से 138 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, दैट इज़ 262x स्क्वायर के। ये क्लियर हो रहा है सबको, कुछ डाउट है यहाँ पे, अब तक कुछ डाउट है क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टाफ सिलेक्शन का मेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसा कुछ क्वेश्चन देखो स्टोन से रिलेटेड, या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन होता है स्टोन रिलेटेड, या फिर कोई डायमंड दिया जाता है किसी क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्स में देखा है कि स्टोन की जगह पे उस डायमंड लिखा होता है, डायमंड हैज़ बीन ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स। तो बस आपको बेसिक पता होगा कॉन्सेप्ट, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मुझे पता है लॉस कितना है, दैट इज़ 262x स्क्वायर के, ठीक है, वही हमें फाइंड आउट करना है। और एक इन्फॉर्मेशन क्या थी हमारे पास शुरू में दिया था, हमारे पास दिया हुआ था कि स्टोन का वैल्यू क्या दिया था स्टार्टिंग में 6800। सो इट मीन्स कैन आई से दैट दिस 400x स्क्वायर के दैट इज इक्वल टू 6800। ये स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन था हमारे पास, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है हमें 262x स्क्वायर के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और इसका आंसर निकाल लो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप पहले x स्क्वायर के का कुछ वैल्यू फाइंड आउट करोगे और उसके बाद पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि आप जो हमें चाहिए क्वेश्चन में पूछा गया है उसको डायरेक्टली आप फाइंड आउट करो, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन डूइंग दिस कैलकुलेशन अदर कैलकुलेशन, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका वैल्यू दिया क्या है, इसका वैल्यू बस ऐसे ही लिख लो और उसका आंसर फाइंड आउट कर लो। सो दीज टू वैल्यूज़ गेट कैंसिल, ठीक है, ये वैल्यूज़ कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे मैं ये 2 ज़ीरोज़ काट रहा हूँ, ये 2 ज़ीरोज़ काट रहा हूँ, यहाँ पे 4 से 17 4 68, सो यहाँ पे हो गया 17। सो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होना चाहिए अभी, क्वेश्चन मार्क दैट इज़ नथिंग बट ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो इट मीन्स 262 इंटू 17। इसका अगर मल्टीप्लाई करते हो 17 2 34, सो 4 3 कैरी एंड 17 इंटू 26, 17 इंटू 26 और प्लस 3, ओके, सो इट मीन्स दैट इज़ 4455। So 4454 is the answer of this question. 4454 मिल रहा है क्या, 17 2 43 and 17 6 105, so 5 10 carry, 17 2 34 plus 10, yeah, so it means 4454 is the
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या करना था दोस्तों, पहले तो दिया है कि वेट किस तरीके से ब्रेक हुआ है, सो मुझे टोटल वेट मिल गया। वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। सो इसके लिए वैल्यूज़ ये हुई है अब तक, इस स्टोन की ब्रेक होने के बाद पहले ये थी, डिफरेंस दोनों में था वही लॉस हुआ है, पहले ये था अभी ये हुई है वैल्यू, इट मीन्स ये लॉस हुआ है, दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, इसका वैल्यू हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, यस कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में, तो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन के मेंस के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, कुछ नया सीखने मिला है, कुछ नया आपको जानने मिला है हमारे चैनल से, तो आपको ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, कुछ आपके कमेंट से सजेशन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, एंड कीप लर्निंग।